दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सीलेंट कोचिंग लोरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे क्लास 8th का 10th चैप्टर जिसका नाम है ध्वनि। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। क्वेश्चन 1 में कहा गया है सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कहता है कि ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु में या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोस द्रव एवं गैस तीनों में। ध्वनि जो होता है तीनों में संचरित होता है, यानी कि ठोस द्रव और गैस तीनों में होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वाक शक्ति की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना किसकी है। तो न्यूनतम होने की संभावना किसकी है? छोटी लड़की का की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो ये पुरुष की आवृत्ति न्यूनतम वाक् ध्वनि की जो आवृत्ति होगा न्यूनतम होने की संभावना है। उसके बाद ट्रू फॉल्स में देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी लिखना है, गलत कथन के सामने फॉल्स लिखना है। ट्रू फॉल्स के लिए मैंने आपके लिए बना रखा है पहले इधर एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होगी, ये ट्रू है, क्योंकि उसके संचरित होने के लिए कुछ ना कुछ वातावरण चाहिए। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल ये नहीं है, ये आवृत्ति होता है। ठीक है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्तकाल नहीं आवृत्ति कहते हैं। तो ये आवर्तकाल जो लिखा है ये गलत है, यानी फॉल्स है। चलिए उसके बाद है तीसरा, यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होगा। नहीं, यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि भी क्या होगा? अधिक होगा, न कि मंद होगा। यहाँ पर लिखा भी है। चलिए उसके बाद कानों के लिए श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि आपने सुना होगा, जिस ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। तो ये सही है, मानव कानों के लिए 20 से 20,000 हर्ट्ज ही होता है जो ध्वनि का आवृत्ति होता है, इतना के बराबर होता है, श्रव्य ध्वनि जिसको कहते हैं। उसके बाद है कंपन की आवृत्ति जितना कम होगी तारत्व भी उतना अधिक होगा। तो नहीं, ये भी गलत है, आवृत्ति कम होने पर तारत्व भी कम होता है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। नहीं, इसको शोर कहा जाता है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषक आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न करती है। तो ध्वनि प्रदूषक ये सही बात है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा कि आपको सुनाई देने का क्षमता थोड़ा बहुत खो सकता है और हो सके कान भी खराब हो जाए। तो ये ट्रू है। चलिए उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 4 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। दूसरा, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित किससे निर्धारित की जाती है? प्रबलता तो कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। तीसरा, आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ज होता है। अवांछनीय ध्वनि को हम लोग शोर कहते हैं। चलिए उसके बाद अगला है, यदि ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से ध्वनि की तीक्ष्णता जो होता है कंपनों की किससे चीज़ से निर्धारित की जाती है? तो आवृत्ति से निर्धारित की जाती है। यहाँ पर आवृत्ति भराएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लिया हमने, तो 5वां क्वेश्चन यहाँ से जो लिखने लायक है वो है, एक दोलक 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है। तो इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात करें। आवर्तकाल आवृत्ति दोनों का निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, दोलन द्वारा लिया गया समय कितना है? 4 सेकेंड। दोलन द्वारा लिया गया समय कितना है? 4 सेकेंड। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है कि दोलनों की संख्या बटा कुल लगा समय। दोलन 40 है, समय 4 सेकेंड है, भाग देंगे तो आवृत्ति 10 हर्ट्ज निकल गया। उसके बाद आवर्तकाल निकालना अगर हो तो 1 आवृत्ति देते हैं। तो आवृत्ति कितना आया? आवृत्ति आया 10 हर्ट्ज। तो 1/10 हर्ट्ज करेंगे तो 10 0.10
1 सेकेंड हो जाएगा आवर्तकाल। दूसरा क्वेश्चन है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकेंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल क्या है? चलिए इसका आंसर है, आवर्तकाल निकालना है ना, तो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है, देखिए कहा है कि 500 कंपन द्वारा लिया गया समय कितना, 1 सेकेंड। एक कंपन द्वारा लिया गया समय एक कंपन द्वारा लिया गया समय जो है वही उसका आवर्तकाल होगा। 1/500, क्योंकि 500 में तो 1 सेकेंड ही लिया, एक कंपन में तो कम ही लेगा, तो भाग करेंगे 1/500, आंसर आएगा 0.002%, सॉरी परसेंट नहीं, सेकेंड। चलिए उसके बाद निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो ढोलक में कौन सा भाग जो कंपित होता है वाद्य मतलब आवाज़ निकालने के लिए, तो होता है तनित झिल्ली। क्या होता है? तनित झिल्ली। सितार में सितार तार होता है, बांसुरी में वायु स्तंभ होता है। चलिए उसके बाद 7 नंबर कंप्लीट हो चुका है। 8 नंबर का, स्वर और संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत स्वर बन सकता है? इस बात को अपना मन से लिखना है। स्वर और संगीत में तो आप जानते ही होंगे, स्वर और संगीत में क्या अंतर है। तो इसके लिए लिखा गया है, संगीत एक ऐसी ध्वनि है जो सुनने में अच्छी लगती हो, ठीक है, लेकिन स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो सुनने में अप्रिय होती है, अच्छा नहीं लगते हैं। बांसुरी, पियानो और वायलिन की ध्वनियाँ सुनने में सुखद होती है, तो ये संगीत कहलाएगी। जैसे बस के हॉर्न और ट्रक के हॉर्न की आवाज़, विद्युत जनरेटर की आवाज़, ध्वनियाँ, बिजली जनरेटर का जो ध्वनि सुने होंगे, ये सब उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसको शोर बोला जाता है। जिसका ध्वनि जिसको अच्छा लगेगा, लोगों को अगर अच्छा लगे तो उसे संगीत कहेंगे, नहीं तो शोर कहेंगे। क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। मैंने लिखा है संगीत शोर बन सकता है यदि सुनने वाले की इच्छा न हो तथा वे उनके मनपसंद का संगीत न बजे तब, ठीक है। चलिए उसके बाद अपने वातावरण में या फिर खूब ज़्यादा ध्वनि के साथ उसको बजाया जा रहा हो, ज़्यादा साउंड के साथ बजाया जा रहा हो। फिर बोला 9 नंबर, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। ध्वनि प्रदूषण किन किन स्रोतों से हो रही है उनकी सूची बनाना है। तो पहला स्रोत है वाहनों की ध्वनियाँ, वाहनों की ध्वनि, पटाखों का फटना, मशीनों की आवाज़। देखिए वाहनों की ध्वनि तो बहुत ज़्यादा होता है, पटाखे तो बहुत रेयर केस में फटते हैं, यानी कि दीपावली के टाइम या छठ के टाइम। वाहनों की ध्वनियाँ हमेशा, पटाखों की ध्वनि, पटाखों का फटना, मशीनों की आवाज़, लाउड स्पीकर ऊँची आवाज़ में चलाए गए, या टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर में कुछ उपकरण ऐसे हैं जो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत बन जाते हैं। चलिए 9 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। 10वां क्वेश्चन है कि वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। वर्णन करें कि मानव के लिए, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण हानिकारक है, इसका उत्तर मैंने लिखा है कि शोर प्रदूषण के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, समस्याएं होती हैं, जैसे कि अनिद्रा। बिल्कुल, अगर ध्वनि खूब ज़्यादा अगर बाहर बज रहा हो तो आपको नींद नहीं आने वाली। अनिद्रा, अति तनाव, हाइपरटेंशन इसको कहते हैं, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता भी अस्थायी और अस्थायी रूप से कम हो जाती है। चलिए उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि अपने माता पिता आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क के 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। मतलब सड़क पर मिल रहा है, दूसरा जो है सो सड़क के अंदर 3 गली छोड़ करके। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने को सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या करें। कौन सा मकान सुझाव देंगे? तो इसका उत्तर लिखा गया है, हम अपने माता पिता को सड़क के से दूर वाली मकान खरीदने को कहेंगे, क्योंकि मुख्य सड़क की तुलना में वहाँ शोर कम होगा। शोर वाहनों के कारण हो सकता है, इसलिए सड़क के किनारे से 3 लेन दूर
घर खरीदना बेहतर होगा। ठीक है, चलिए 11 के 11 क्वेश्चन, 11 के बाद 12 क्वेश्चन भी है। 12वां क्वेश्चन है, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या करिए। 1 मिनट, मैं आपके लिए यह चित्र बनाता हूँ। खैर मैं गूगल पर ही इस चीज़ का बना सर्च करके मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बना लीजिएगा, लाइन पे ही रहे। चलिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरह के डायग्राम आपको बनाना है जिसमें वोकल कॉर्ड्स, कार्टिलेज, एपिग्लोटिस और वाइन पाइप रहेगा। ठीक है, विंड पाइप का काम होता है, ये श्वास नाली भी कहा जाता है, एपिग्लोटिस होता है वोकल कॉर्ड्स, ये और कार्टिलेज यानी कि उपास्थि इसको कहा जाता है। अब इसका चित्र बना लीजिएगा। 3 तरह के कार्य इसको इसमें लिखना है, उसका कार्य मैंने लिखा है, आपको मैं उसका कार्य दिखाता हूँ। चलिए देख सकते हैं, मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र, मानव में 1 मिनट, मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो स्वर यंत्र हिलता है। स्वर यंत्र के अंदर 2 स्वर रज्जु होते हैं। हवा उनके बीच मौजूद एक छोटे से गैप से होकर गुजरती है। जब हम बोलते हैं तो फेफड़े हवा को अंदर खींचते हैं और इससे स्वर यंत्र में कंपन होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है। इस चीज़ को आप लिख के एक समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, आकाश में तरित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। एक समय पर तथा समान दूरी पर घटित होती है। हमें तरित पहले दिखाई देती है, हाँ, जो तरित निकलता है यानी बिजली, और जो साउंड वहाँ से मेघ गर्जन जो आता है वो दोनों बादल में एक साथ होते हैं। हालांकि पहले आपको बिजली दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद दिखाई देगा क्या, ये तरित नहीं, 1 मिनट, मेघ गर्जन। पहले आपको ध्वनि नहीं सुनाई देगा, पहले आपको रोशनी कुछ ज़्यादा दिखाई देगा, उसको कहते हैं हम लोग तरित, है ना। मेघ गर्जन उसके बाद आता है, दूरी पर घटित होती है। हमें तरित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि प्रकाश की गति ध्वनि गति से अधिक होती है, इसलिए पहले प्रकाश आती है और ध्वनि उसके बाद आती है। तो इस तरह टोटल 11 के 11 क्वेश्चन, 13 के 13 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर को यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, फिर से वीडियो अपलोड किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नया हो तो। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।